नमस्कार, सभी का स्वागत है नई कक्षा में आपके अपने चैनल प्रयास बाय केजी सर की तरफ से। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। जो बोर्ड की कक्षाएं चल रही हैं उसमें चैनल के द्वारा चैनल पर 2 क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए गए थे, जिसमें 10th क्लास की इंग्लिश का पेपर था और 12th क्लास ज्योग्राफी का पेपर था। दोनों ही पेपर में बहुत ही अच्छी सफलता मिली है, जिसके लिए आप सभी की सहायता के लिए, आप सभी के विश्वास के लिए मैं पर्सनली आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दोनों ही पेपर में बहुत ही अच्छे परसेंट के साथ जो मार्क्स हैं वो चैनल के द्वारा प्रस्तुत किए गए पेपर ने कवर किए हैं, और इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि कितना परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो उसमें कवर किया गया है। लेकिन ओवरऑल आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने साथ दिया, आपने विश्वास रखा, इसी तरीके से अपने साथ और विश्वास को बनाए रखिए। अब आपको पता है कि एक जो सीनियर सेकेंडरी का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर का पहला जो पार्ट है वो आपको उपलब्ध करवाया जा चुका है और वो अभी ऑन स्क्रीन चल रहा है चैनल के ऊपर। उसी पेपर का दूसरा जो पार्ट है उसमें केवल कंपोजिशन डाला गया था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपोजिशन, स्पेशली जहाँ इंग्लिश में दिक्कत होती है बच्चों को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो, इसलिए मैंने पहले डाल दिया था और 2 पार्ट करने का भी यही मकसद था। अब दूसरा जो पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें जिन्होंने मेहनत की है टेक्निकली, उस सभी टेक्निकल टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ही बीच में मुझे याद आ गया कि ज्योग्राफी का जो पेपर है वो श्रीमान आबिद अली व्याख्याता ज्योग्राफी ने कंपोज किया था, तो उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। मैं उन्हें भी एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल की तरफ से। अब अपना इंग्लिश का पेपर है वो शुरू करते हैं। इसका जो मैं स्ट्रक्चर है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट जो है वो ग्रामर का डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू किया गया है ग्रामर का पोर्शन। 5 तक आपको पता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है और उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन से आते हैं, तो कंपोजिशन वाला पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया गया था। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ग्रामेटिकल पोर्शन है तो उसके जो है आपको कुछ सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाई जाएंगे, कुछ ट्रिक्स भी उपलब्ध करवाई जाएगी, कुछ क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवाई जाएंगे। तो इसके साथ ही आप तैयार रहिए, हम इसको शुरू करते हैं। तो ये आपका जो पहला है, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या होता है कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सीधी सी एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनेक्टिव दिया जाएगा, उसकी सहायता से दोनों को जोड़कर एक करना है। क्लियर है? तो उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें जिस प्रकार से पहला जो हम लेते हैं, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। जैसे पहला है, पहले में आपने जो देखा कि कनेक्टिव है हुज, यानी इससे आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ये दोनों सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी WH वर्ड हैं वो सभी आपको एक चार्ट उपलब्ध करवाया गया था चैनल के ऊपर, जिसमें आपने कॉलम था पर्टिकुलर आंसर का, 3 नंबर का कॉलम था कि WH वर्ड क्या है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका पर्टिकुलर आंसर क्या होता है। ये आपको उस चार्ट में उपलब्ध कराया गया था चैनल पर, आपने देखा होगा। और एक बार दोबारा उसको जाकर देख लीजिए, 6 के क्वेश्चन के में आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद करनी है कि WH वर्ड जिसको पूछने के लिए आता है, यानी जो उसका पर्टिकुलर आंसर होता है, उसी को जोड़ने के लिए आता है। सीधी सिंपल सी बात है, जिसको पूछने के लिए आता है यानी पर्टिकुलर आंसर को पूछने के लिए आता है तो उसी को जोड़ने के लिए आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें हुज है, तो हुज है जब WH वर्ड के रूप में यूज होता है तब ये पूछता है रिलेशन या पजेस को। रिलेशन यानी संबंध या अधिकार को पूछने के लिए आता है, वो इसका उत्तर होता है। तो इसका मतलब ये संबंध या अधिकार वाले शब्दों को ही जोड़ने का काम करेगा। ठीक है? तो उसी से ये एक आइडिया लग जाएगा और इससे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो हुज है, तो हुज रिलेशन या पजेस को पूछता है, तो उससे संबंधित कोई वर्ड ढूंढिए इसमें। तो रिलेशन या पजेस में कौन सा है, ये देखिए पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है साफ साफ, तो इसको जोड़ने का काम ये करेगा। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना यदि आपने पता कर लिया तो फिर आराम से आप जोड़ सकते हो। अब आप इसको जब कनेक्ट करोगे तो आप कहोगे द बॉय स्टडीज हियर, हिज की जगह आप क्या रख दोगे, हुज रख दोगे, हुज मदर इज द प्रिंसिपल। ये आपका सेंटेंस है वो
क्लियरली जुड़ गया। ये सभी WHO वाले इसी तरीके से काम करेंगे। थोड़ी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ और थोड़ा सा आप कर लेंगे। इसके बाद में जो दैट वाला सिस्टम है, तो दैट में ये ध्यान रखना कि दैट जो कनेक्ट करेगा वो इस तरीके को कनेक्ट करेगा, जैसे आगे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है या आगे कोई डिपेंडेंट क्लोज है, तो उस डिपेंडेंट क्लोज को दैट जोड़ने का काम करता है। जिसका एक अच्छा सा उदाहरण मैंने इसमें लिया है, जैसे कहा कि द कोर्ट बिलीव्ड द लेडी वाज इनोसेंट। तो इसने कहा है कि कोर्ट है उसको विश्वास है, ठीक है। अब क्या विश्वास है, तो उस पर डिपेंडेंट है वो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ रख दीजिए दैट, आपका सही हो जाएगा। द कोर्ट बिलीव्ड दैट द लेडी वाज इनोसेंट। इस तरीके से आपको लिखना है। उसी तरीके से जैसे अब वही ट्रिक लगानी है कि विच है, विच एडजेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन करता है वही उसका उत्तर होता है, तो उसी को जोड़ने का काम करेगा। तो इसमें आप कह देंगे सी इज़ वियरिंग द रेड साड़ी, ठीक है। विच सी लाइक्स मोस्ट, विच सी लाइक्स मोस्ट, क्लियर है, क्योंकि ये रेड साड़ी को जोड़ने का काम करेगा और इट है वो इसी के लिए आता है, ठीक है। तो इट को हटा दीजिए, विच सी लाइक्स मोस्ट। इस तरीके से आप कर दें। शिवा वाज शॉक्ड हिज मदर टोल्ड द ट्रूथ, ठीक है। तो ये टाइम को कनेक्ट करेगा। तो शिवा शॉक कब हुआ था, जब उसकी माता ने उसको सच्चाई बताई थी। तो यहाँ आप लिख देंगे। यहाँ देखिए अगला मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है वो आपको इसी तरीके से करनी है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और मैं चाहता हूँ कि ये गलत नहीं हो आपका। आप थोड़ा सा बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी तरीके से आप कहते हैं कि द बॉय गोट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हु सब्जेक्ट को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, सब्जेक्ट को। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दीजिए आप, द बॉय गोट फर्स्ट रैंक इन द क्लास, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये सिंपल सा तरीका है और कॉम्प्लिकेशन में हम जाएंगे नहीं। इसका एक दूसरा तरीका है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ आपको। वेयर जो प्लेस को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ आप कहेंगे प्लेस किस कैसे है, तो वो ध्यान से देख लीजिए। तो ये गार्डन एक प्लेस होता है नहीं होता, तो ये क्लियर सी बात है। दिस इज द गार्डन वेयर फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स कैन बी फाउंड, और हियर है ये दोबारा से प्लेस शो कर रहा है, तो इसको हटा देंगे हम लिख देंगे दिस इज द गार्डन वेयर फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स कैन बी फाउंड। क्लियर है। इस तरीके से मेरे हिसाब से तो ये इजी है और हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर हो। आई नो ममता वेरी वेल, यू हैव कॉल्ड हर जस्ट नाउ, ठीक है। अब हुम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है, किसको पूछता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर, यही तो है। अब आप इसको हटा देंगे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। अब आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, आई नो ममता वेरी वेल हुम यू हैव कॉल्ड जस्ट नाउ, बन गया। सिंपल सा है, बस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो जाएगा आराम से। उसके बाद में है महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण। अभी किससे कनेक्ट करना, वेयर से। एक आप कर भी चुके शायद, ये देखिए वेयर से आपने किया, तो प्लेस देख लीजिए चंपारण। अब आप इसको साइड कर देंगे, महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण व्हेन स्टेड। अब देर है वो दोबारा से इसको प्लेस आया, तो इसको हटाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण वेयर ही स्टेड फॉर 1 ईयर वोल, जहाँ वो 1 साल तक लगभग रहे थे, या 1 साल से ज़्यादा ही रहे होंगे। ये इस तरीके से आपको इसको क्लियर करना है और हो जाएगा इजीली। बस आप तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, इजीली हो जाएगा इस तरीके से। बस इसमें से लगभग तो जो आपको डाल रखा है क्वेश्चन, ऐसे ही सेंटेंस उसमें आएंगे, तो उसमें से आप कर दीजिएगा। और WHO वाली बात याद रखिए, फिर उसके बाद में कोई गलती होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट अगला जो है वो देखते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि आपको सेंटेंस है उसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो उससे संबंधित है, वो कोई क्लास वगैरह उपलब्ध नहीं करवाई गई है, तो एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा, तो ये काम सही हो जाएगा आपका। देखिए सेंटेंस है, जैसे आपको 3 नाम दिख रहे होंगे, एक सिंपल होता है, सेकंड कंपाउंड होता है और तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो आपको जो ब्रैकेट में डायरेक्शन दिया जाए उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा, तो आप उसको नोट कर लीजिए कि किस तरीके से होता है। तो सिंपल सेंटेंस का कमांड करता है, इसका मतलब है कि आपको उन दोनों को जोड़कर ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसको डिवाइड न किया जा सके, यानी बनने के बाद में उसका कोई डिवाइडेशन ना हो सके।
वो अपने आप में एक ही सेंटेंस रहे। लिख लिया। दूसरा कंपाउंड में लिखेंगे आपकी, जैसे कंपाउंड सेंटेंस आपने बना दिया, तो कंपाउंड बनने के बाद सेंटेंस को अलग किया जा सकता है और दो अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है वो बनाए जा सकते हैं, तो इसीलिए वो कंपाउंड कहलाता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल में तो क्या होगा कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही सेंटेंस रहेगा। कंपाउंड है, कंपाउंड में उसको अलग किया जा सकता है और अलग होने के बाद दो पूर्ण वाक्य बनाए जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या मैटर है? कॉम्प्लेक्स में मैटर है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अलग किया जा सकता है, लेकिन अलग होने के बाद दो कंप्लीट सेंटेंस उससे नहीं बनाए जा सकते। उसमें क्लोज, एक सेंटेंस कंप्लीट आएगा और एक क्लोज आएगी, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रख लेंगे। और लगभग ये जो मैंने एग्जाम्पल हैं जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं वो इसमें क्लियर ले लिए हैं। उसके जैसे ही आपसे कन्वर्ट करने को कहेगा तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसा पहला इसने कहा, रजनी फेल्ट वीक, सी वेंट टू बेड अर्ली। तो रजनी है, उसको थोड़ा सा थकान हुआ तो इसलिए वो जल्दी सोने को चली गई। ठीक है, अब इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल का मतलब आप ऐसा इसमें फॉर्मूला लगाइए कि जुड़ने के बाद इसको अलग ही ना किया जा सके। तो तो आप लिख देंगे फीलिंग वीक, फीलिंग वीक, रजनी वेंट टू बेड अर्ली, रजनी वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फीलिंग वीक, ये बन जाएगा फीलिंग वीक। क्लियर है? फीलिंग वीक। आगे देखिए, थोड़ा सा जो स्लाइड है वो आगे चला गया था, तो यहाँ आप लिख देंगे फीलिंग वीक, फीलिंग वीक। वैसे तो आप समझ रहे होंगे फीलिंग वीक, ये पहले में लिख देंगे फीलिंग वीक, और फीलिंग वीक लिखने के बाद में और आगे वाला सेंटेंस है ये जुड़ जाएगा। हाँ, नोट करते रहिए आप। दूसरा है वो भी सिंपल ही बनाना है, लकी कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू होम। इसमें भी सिंपल ही बनाना है, तो ऐसा ही होगा। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसमें लिखेंगे आप हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू स्कूल। ये आपको इस तरीके से सिंपल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर द कोर्ट अनाउंस्ड श्याम वाज नॉट गिल्टी, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स का तो आप समझते हो, हाँ, कि उसको क्लोज निकलनी चाहिए, एक कंप्लीट निकलना चाहिए। तो अनाउंस, यहाँ आप यदि दैट से इसको कनेक्ट कर देते हैं कि द कोर्ट अनाउंस दैट श्याम वाज नॉट गिल्टी, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक मैन क्लोज हो गई, एक डिपेंडेंट क्लोज हो गई, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स हो गई। कंपाउंड जो है, कंपाउंड कहता है कि अलग हो सकता है और अलग होकर दो अलग अलग बनने चाहिए, तो उसको आप बनाएंगे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आई हैव नो मनी एट दिस टाइम, तो इसको कंपाउंड में ऐसा कनेक्टिव दीजिए जिसको हटाने के बाद दो अलग अलग सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ आ जाएगा एज, ये मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता जैसा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। अगला है सिंपल में, दोबारा से सिंपल कन्वर्ट करा रहा है, तो सिंपल ज़्यादा लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि एक एग्जांपल सिंपल का पक्का ही पूछेगा। आई हैव 3 लेसन्स, आई हैव 3 लेसन्स, आई हैव टू लर्न देम। इसका सीधा बन जाएगा आई हैव 3 लेसन्स टू लर्न, आई हैव 3 लेसन्स टू लर्न। सिंपल हो गया। इसी तरीके से वी वेंट उदयपुर, देर वी सा एकलिंगनाथ जी टेम्पल, तो इसका क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। देर वी सा एकलिंगनाथ जी टेम्पल, तो इसको कनेक्ट करना है जिसमें एक तो मैन क्लोज आ जाए और एक डिपेंडेंट। तो यहाँ आप देयर को हटा के क्या लिख देंगे? वेयर लिख देंगे, और ये कनेक्ट हो गया। वी वेंट उदयपुर वेयर वी सा एकलिंगनाथ जी टेम्पल। अगला है टच इट यू विल डाई एट वंस, तो कंपाउंड बनाना है, अलग हो जाना चाहिए, तो इसमें लिख देंगे एंड, टच इट एंड यू विल डाई एट वंस। तो इस तरीके से आप इसको काम में लेंगे और ऐसा बन जाएगा। ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। केवल आप तो इतना कर लीजिए कि ये जो है इसके जैसे जो एग्जांपल्स हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा।
एक पिछली जो स्लाइड है उसमें एक बात तो आपको बतानी भूल गया, इससे ही याद आया मेरे को कि यहाँ जो सेंटेंसेस आपने किए हैं ये इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। कनेक्टिव वाले में इसमें क्या कर दीजिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक ये यदि आप 6-7 जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये यदि कर लेंगे तो आपको आराम से आ भी जाएगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिए कि दोनों सेंटेंस हैं उनके बीच में कनेक्टिव रख दीजिए, उससे संबंधित जो शब्द है वो हटा दीजिए। जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप कहें कि इसमें वेयर से आपको जोड़ना है तो यहाँ बीच में आपने रख दिया दिस इज़ द गार्डन वेयर, ठीक है। और फिर इससे संबंधित वेयर से संबंधित ये जो है यानी वेयर प्लेस को पूछता है तो प्लेस से संबंधित ये वर्ड है, इसको हटा दो, बस सही हो जाएगा। इतनी सी ट्रिक लगा के देख लेना। पहले आप अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि भाई सही हो जाए, ठीक है। और यदि नहीं हो तो ये ट्रिक लगाना आपका ईजिली सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली है। अगला 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 दूसरा का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ प्रीपोजिशंस देगा, उस प्रीपोजिशन की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो उसमें आपको पहले तो मैं आपको एक सॉल्यूशन करवा देता हूँ, एक एक्सरसाइज के रूप में इसको करवा देता हूँ। और उसके बाद में एक आपको चार्ट भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप कहें कि ये जो करना है तो इसमें द महाराजा टुक द एम, तो इसमें एम आया है ना, तो एम के साथ एट का प्रयोग कर दो, ठीक है। एम एट द बीस्ट, जिस निशाना, निशाना अर्थ में किस पर निशाना लगाया तो एम एट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। द डॉक्टर पैक्ड द वाउंड ऑफ द इनेमी द सी मोस, ये एक आपके पाठ में से ही शायद एग्जाम्पल उठाया गया है, सदाऊ वाला पाठ है वहाँ से एग्जाम्पल उठाया गया है। तो इसमें आप विद कर देंगे तो जो वाउंड है उसको पैक किया, किससे किया, किसके साथ किया, कैसे किया, तो सीमोस के द्वारा उसको पैक कर दिया, ठीक है। हाँ, बस आप तो ये ध्यान रखिए कि कैसे किसका प्रयोग हो रहा है। अगला देखिए, द ओल्ड मैन वाज कैरिंग द पैकेज, ये भी आपके पाठ में से लिया गया है बामा वाले में से। तो जो बूढ़ा आदमी है वो पैकेज ले जा रहा था, वो थैला सा लेके जा रहा था ना, तो उसको पकड़ रखा था उसने उसकी स्ट्रिंग से, यानी जो ऊपर जो डोरी लगी हुई होती है उससे पकड़ रखा था, ठीक है। तो इसमें बाई का यूज़ होता है, ऐसे सेंस में किसका प्रयोग होता है, बाई का यूज़ होता है। अगला देखिए, द रेड ट्रैप सेलर, तो ये भी आपके पार्ट से ही यूज़ किया गया है। द रेड ट्रैप सेलर कैम रम्स जो आयरन मिल, याद होगा आपको, तो रम्स जो आयरन मिल के अंदर आ गया वो, तो इसमें किसका यूज़ करोगे आप, इनटू का, क्योंकि वो अभी मोशन में है, विद मोशन अंदर आया है, तो इनटू का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा मैटर है नहीं। ये पहला पार्ट है, 8 में 2 पार्ट आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 तो आएंगे प्रीपोजिशन से संबंधित, तो 2 नंबर का भी ये आएगा आपका प्रीपोजिशन वाला। द प्रीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स टू सिबलिंग्स, तो इसमें आप 2 की बात हो रही है इसलिए बिटवीन कर देंगे। 2 से ज़्यादा के बीच में बांटा जाए तो अमंग, और 2 में ही बांटा जाए तो बिटवीन, ठीक है। अगला देखिए, युवराज सिंह वाज सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम, ये बस थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लीजिए। प्लीज़ कम मी, ठीक है, तो कम टू मी, कम टू मी। अगला देखिए, लुक द सन इज शाइनिंग, लुक द सन इज शाइनिंग, तो यहाँ क्या दे रखा है, अर्थ दे रखा है, तो पृथ्वी ओवर आएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला जो है, इट्स 10 o'clock, ठीक है, तो यहाँ घड़ी की बात कर रहा है तो यहाँ आप लगा दीजिए बाई माई वॉच। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से आपको आप थोड़ा थोड़ा जो हिंट मैंने बताया है उसको ध्यान में रखेंगे। और बाकी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बाद मैं आपको एक चार्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ जिसकी सहायता से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये जो चार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी क्लियर करवा रहा हूँ, आप एक बार बस थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे तो मेरे अनुसार बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका काम। जैसे टू का प्रयोग है, तो टू का प्रयोग है, सीनियर के लिए टू आता है, जूनियर के लिए टू आता है, और प्रीफर में टू आता है, और मैरी में टू आता है, और एक है फ्रॉम और टू। तो जैसे आप यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं तो जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं वहाँ फ्रॉम आता है, और जहाँ ख़त्म हो गया वहाँ टू आएगा। ये स्थान के लिए भी ऐसा ही होता है, शुरू होने वाले स्थान के लिए फ्रॉम करते हैं और जहाँ ख़त्म हो गया वहाँ टू करते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिए। विद का यूज़ है वो विद कॉन्फिडेंस, एग्री विद, कंसल्ट विद, फाइट विद, साइवरिंग विद, इनके साथ विद का प्रयोग होता है, ठीक है।
जो विद का जो सेंस है वो कहता है कि दो जो नाउन है वो एक साथ एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, या दो बच्चे जा रहे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। और एक होता है विद का प्रयोग मोडम, यानी किसी क्रिया को करने के लिए जो साधन का प्रयोग होता है उसके लिए विद का प्रयोग होता है। जैसे आप लिखने के लिए पेन का प्रयोग करते हैं तो वो साधन हो गया, तो उसमें विद आएगा। बिटवीन के लिए मैंने आपको बता दिया कि दो के बीच में बिटवीन आएगा, दो से अधिक के बीच में अमंग आएगा। और अलोंग का प्रयोग है वो साथ में अर्थ में किया जाता है, बट दोनों नाउन है वो सेम नहीं होती। जैसे कोई रोड के साथ साथ जा रहा है या नदी के साथ साथ पेड़ लगाए गए हैं, तो वो जो चीज़ है उसमें अलोंग का प्रयोग होता है, यानी किनारे के साथ साथ। क्लियर है? अगला देखिए ऑन है, जो ऑन में जो फिक्स वाले हैं वो है ऑन प्रोग्रेस, ऑन फुट, पुट ऑन होता है, स्विच ऑन होता है। एक टू व्हीलर जो होते हैं उसमें हमेशा यात्रा के साधन है उसमें ऑन का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी दिन की बात करें जैसे मंडे ट्यूसडे और डेट है, तो कोई भी तारीख है या कोई त्यौहार है, एक दिन का त्यौहार हो, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। और मेनली जो ऑन का प्रयोग है वो है सरफेस को टच करते हुए, यदि कोई चीज़ ऊपर के सेंस में हो, ऊपर टच कर रही है तो ऑन आएगा। और एक इसमें शायद मिस कर गया, एक ऑन लीव भी होता है, यदि कोई छुट्टी पर हो तो उसके लिए ऑन लीव का प्रयोग किया जाता है। इन और इनटू है, तो इन और इनटू का तो पहले मैं डिफरेंस समझा देता हूँ। इनका प्रयोग है कि कोई भी एक ऐसे जैसे कोई सीमा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है उसके लिए इनका प्रयोग होता है, और बाहर से इसके अंदर आए तो उसमें इनटू का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इन और इनटू में डिफरेंस होता है। अब ईयर यदि दिया हुआ तब इन आएगा, मंथ दिया हुआ तब इन आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। डायरेक्शंस आप जानते हैं, दिशाओं में इन आता है। कार शब्द है जो यात्रा के साधन में, उसमें इन आता है। और इन ट्रबल, ट्रबल में जैसे कोई फंस गया, कोई समस्या में आ गया, तो उसको इन ट्रबल कहा जाता है। फिर अगला है एट वाला, हम देखते हैं तो टाइम के लिए जो एट है वो नून में एट आता है, नाइट में एट आता है। और ये जो कुछ वर्ब्स हैं जैसे लाफ एट, सरप्राइज एट, एम एट और थ्रो एट, तो इसमें एट का प्रयोग होता है। और स्थान वाला जो मैटर रहता है, स्थान का मैटर रहता है कि छोटा कोई ऐसा प्लेस हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट होम है ना, तो इस तरीके से। बाई है, तो बाई का ट्रेवलिंग जो मोडम होते हैं, यात्रा के साधन में बाई आता है। एक तो ये कार को छोड़ दीजिए, टू व्हीलर को छोड़ दीजिए, कार में इन आएगा, टू व्हीलर में ऑन आएगा, बाकी यात्रा के साधन में बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम आता है, ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। एक पैसिव वॉइस में जब डूअर से आप बाई लगाते हो वो भी आपको ध्यान है। और एक बाई का प्रयोग होता है साइड, जैसे बगल में कोई बैठा हो तो वहाँ भी बाई का प्रयोग किया जाता है। अबव जो है, अबव में आप एज की बात करें, प्राइस की बात करें, मार्क्स की बात करें, नंबर की बात करें, तो उसमें अबव का मतलब इससे ऊपर, जैसे अबव 20 साल के ऊपर, या अबव 40%, या अबव 100 रुपीज़, तो इस तरीके से आप अबव का प्रयोग करते हैं। ओवर का ऊपर के सेंस में टच नहीं करना चाहिए और असीमित हो। और अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उसके सामने, अगेंस्ट यानी उसके सामने। बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा अंतर है। बिसाइड का तो मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा। बिसाइड यानी बगल में और बिसाइड्स यानी के अलावा। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा आपकी हेल्प करने की कोशिश की है कि जल्दी से इसका मैटर है वो हो जाए और आपके वो 2 नंबर वो पक जाए। अब इसके बाद अगला जो मैटर है वो हम देखते हैं, ये 8 का दूसरा मैटर है। इसमें आपको देखिए यहाँ आपको यहाँ है, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और उसके ब्रैकेट में आपको ये जो फ्रेजल वर्ब मिलेंगे, इनमें से आपको चूज़ करना है। तो ये सारा मैटर है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपको ये फ्रेजल वर्ब का अर्थ आना चाहिए और ये असीमित है, एक बात। और दूसरी बात है कि कोशिश की है मैंने, कुछ आपको सेलेक्टेड दी हैं, वो इसके बाद स्लाइड आएगी, पहले मैं इनको करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भी दोनों में से चूज़ करके एक से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इट्स टू लेट, वुड यू प्लीज़, तो बहुत लेट हो गई है, तो अब टीवी बंद करना है या चालू करना है, ठीक है, तो वो एक बात। और दूसरा है कि टर्न ओवर का मतलब क्या होता है और टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा टर्न ऑफ यानी बंद करना। अब बंद करने का टाइम हो गया, लेट हो रही है। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू,
उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। अब फैमिली को क्या करता है, ब्रिंग ऑन किया जाता है, ब्रिंग अप किया जाता है, तो इसमें पालन पोषण किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना। इसी तरीके से आपको वहाँ सोचते हुए करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर गोइंग आउट, आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए लैंप को जला के जाएंगे या बुझा के जाएंगे, शाबाश। अब लैंप को बुझाने को क्या कहते हैं, बुझाने को कहते हैं पुट आउट, क्या कहते हैं, पुट आउट। ये चीज़ें इस तरीके से होता है। ए स्टूडेंट शुड अर्ली इन द मॉर्निंग, एक स्टूडेंट को सुबह जल्दी सोना चाहिए, उठना चाहिए, सुबह की बात हो रही है, हाँ गुड, शाबाश। तो इसमें कहते हैं इसको उठना चाहिए, तो इसका जाएगा गेट अप। आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया क्योंकि कार क्या हो गई, ख़राब हो गई। कार में ब्रेकअप तो होता ही नहीं, कार वाले में ब्रेकअप तो आप अच्छे जानते होंगे। ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोक डाउन। इस तरीके से आपको सोचते हुए ये क्वेश्चन हल करना है। और आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा चार्ट मैंने उपलब्ध कराया है, ये याद कर लोगे तो फिर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये कैसे बनाया गया है ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको जैसे टर्न ऑफ है, ठीक है, टर्न ऑफ है, तो टर्न ऑफ का आपको ये दिया गया है कि ये टर्न ऑफ है। टर्न ऑफ का अर्थ बंद करना, टर्न ऑन का मतलब शुरू करना, टर्न अवे का मतलब निकाल देना। इस तरीके से ये सारा बनाया गया है। आप तो केवल इतना सा याद कर लो, फिर आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिलेगी और इसमें से आपके जो 2 नंबर है उसका मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। आप बस इतना सा याद कर लो। आप ये सोचिए कि टेक्निकल टीम ने कितनी मेहनत की है आपके लिए। इसके बाद आपकी तरफ से भी धन्यवाद और मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद। मैं तो केवल उनको छांट के दे देता हूँ, उसके बाद सारा वो ही करते हैं बेचारे। अब देखिए इसके बाद अगली स्लाइड लेते हैं। इसमें मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको याद करना है, याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसमें। 8 का देखते हैं। 8 के क्वेश्चन के बाद 9 में एक पैराग्राफ आएगा, वो आपको पता ही है, तो उसका सॉल्यूशन आप आराम से कर लोगे क्योंकि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको मैं बता देता हूँ, केवल मेरे को बताना है कि ये किस मकसद से लिए गए हैं। तो ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसको जो 4 नंबर का आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए सॉर्ट आउट करके मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इनमें से आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर वाला आराम से आ जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से मैं श्योर हूँ कि इन्हीं में से आएगा। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे पहला है कि चंपारण इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ, इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको समझाओ। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसी तरीके से आपको देखना है। केवल लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन है वो इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। इसके बाद आगे वाला जो है ये 10 के क्वेश्चन की बात हो गई। इतने क्वेश्चन तैयार करने से आपका ये 4 नंबर का मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। 11th का क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन पूछेगा 11 में, ये ध्यान रखना है, दोनों करने हैं। ये पहले बता देता हूँ आपको कि 10 वाले प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं लेकिन करना एक ही, यानी उसमें तो आएगा और आएगा या अथवा आएगा। 11 में 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों करने हैं। ये भी थोड़ा सा आप नोट कर दीजिए, बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो इसमें दोनों प्रश्न करने हैं और जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इसमें सॉर्ट आउट किए गए हैं, वो अच्छे से छांट के आपको दिए गए हैं। तो ये आप इतने क्वेश्चन है वो तैयार कर लें। इसके बाद अगला है 12 का जो प्रश्न है वो एक्सप्लेनेशन आएगा। ये यहाँ समझाने वाली बात है, तो ये आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट भी आए थे, बच्चों के फ़ोन भी आ रहे थे कि सर इस एक्सप्लेनेशन का क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आराम से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो समझते हुए चलिए। देखिए एक्सप्लेनेशन जो आपको दी जाएगी 12 के क्वेश्चन में, 2 एक्सप्लेनेशन आएंगी, उनमें से आपको एक करनी है और 6 नंबर की आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आप सबसे पहले आंसर 12 अपने कॉलम में लिखने के बाद पहले आप लिखेंगे स्टेंजा, ठीक है। स्टेंजा लिखने के बाद में जो आपको लाइंस दी गई हैं एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में, उनको आप इस तरीके से लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा, फिर शुरू के 2 शब्द लिख दो, फिर डैश 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 करते हुए और लास्ट के 2 शब्द आप लिख देंगे और इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे, और ये आपका स्टेंजा बन गया पेपर की सहायता से। फिर अगली लाइन है वो खाली छोड़ दो।
अगली लाइन खाली छोड़ने के बाद में इसी तरीके से लिखना है, रेफरेंस लिख दोगे और अंडरलाइन कर दोगे, फिर 2 बिंदु लगा दोगे और उसके बाद में रेफरेंस लिखने में आपको ये लाइन्स हैं वो रटनी है, अच्छे से रट लो इनको, ये लाइन लिखनी है सभी में। कैसे करना है देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन कंफर्म आएगी। फिर उस पोएम का नाम लिखना है, जिस पोएम से, उस पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हुए यहाँ लिखोगे जो आपको लगता है कि उससे ये लाइन्स ली गई हैं, जिस पोएम से ये लाइन ली गई हैं वो उस पोएम का नाम यहाँ लिख दोगे। और फिर आप आगे लिखोगे फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, इसको चेंज नहीं करना है, ये पोएम आपके फ्लेमिंगो में ही दी गई है सारी, तो ये ऐसी कैसी आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए, द पोएम इज रिटन बाय द पोइट, फिर यहाँ दूसरे जो खालिस्तान है इसमें आप नाम लिख देंगे कवि का। वो मैंने आपको आगे एक स्लाइड बना के दी हुई है, सब कुछ तैयार मिलेगा आपको, आप तो केवल उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी चीज़ें आपको एक स्लाइड में मिलकर तैयार दी गई हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें हैं, एक बार दोबारा मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैंने फर्स्ट पोएम है आपकी, तो वो उसकी पहला ही स्टेंजा लिया है उदाहरण के लिए, तो पहले स्टेंजा के पहले 2 शब्द स्टेंजा में यहाँ लिख दिए, लास्ट वाले उसके यहाँ लिख दिए और ये आपका स्टेंजा बन गया। फिर रेफरेंस में मैं लिखूँगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यहाँ पोएम का नाम आ जाएगा माई मदर एट 66 फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, द पोएम इज रिटन बाय द पोइट, और यहाँ आ जाएगा कमला दास। ठीक है, तो इसको आप कवियत्री है तो पोएटेस कर देंगे, पोएटेस कमला दास। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, ये लाइन कंफर्म आएगी और इसके बाद में यहाँ आप आगे की लिख देंगे कि पोएम की मूल जो रचना किस व्याख्या के आधार पर है। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे इन दीज लाइन्स द पोइट, यहाँ पोइट का नाम लिख देंगे, सेज दैट, आगे उसने क्या कहा है उन लाइन में वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तरीका है आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेरे हिसाब से इसको समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही सरलतम भाषा ली गई है और सबसे अच्छा और सटीक तरीका आपको बताया जा रहा है, जो सरल भी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो ये तरीका आपको वहाँ लगाना है, एक लाइन स्टेंजा के बाद खाली छोड़ दें, एक रेफरेंस के बाद, एक कॉन्टेक्स्ट के बाद, और इन 4 वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। और इसके बाद आगे देखिए, आपको हर पोएम का ये मैटर आपको तैयार करके दिया गया है, आप केवल और केवल अपना थोड़ा सा उसको रट लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है वो हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने पहले का तैयार किया है, ध्यान से देखिए इसको। जैसे पहली पोएम है माय मदर एट 66, किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास, ये भी याद हो जाएगा आपको यहाँ। फिर स्टेंजा आपको बताया था वैसे आप तैयार कर देंगे। फिर रेफरेंस कैसे लिखना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66, ठीक है, फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, द पोएम इज रिटन बाय द ग्रेट पोएटेस कमला दास। तो ये आपको रेफरेंस लिखना है, ठीक है। रेफरेंस के बाद एक लाइन खाली छोड़ देंगे और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। अब आपको हर पोएम का कॉन्टेक्स्ट बना के दिया गया है, आपको केवल इतना सा करना है कि उसको आप थोड़ा सा ध्यान से याद कर लें और वहाँ आप उसको लिखाएंगे। और एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताता हूँ बेटा कि एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से बनाई गई है कि सभी लाइन्स हैं वो लगभग उसमें इंक्लूड हो गई हैं, यानी कहीं से भी स्टेंजा उठाएगा तो ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आ जाएगी। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट तो किसी में चेंज करना ही नहीं है भाई, कोई भी कहीं से भी आए स्टेंजा कॉन्टेक्स्ट तो सेम रहेगा, तो कॉन्टेक्स्ट आपको लिख के दिया गया है सभी पोएम का। एक्सप्लेनेशन ऐसी बनाई गई है कि आपको हर स्टेंजा में काम आ जाए। जैसे कॉन्टेक्स्ट, तो इन दिस पोएम द पोएटेस कमला दास डिस्क्राइब्स अबाउट हर जर्नी फ्रॉम हर होम टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर इन हर कार। तो पोएम में कमला दास है वो डिस्क्राइब करती है यात्रा के बारे में जिसमें वो अपने घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही हैं अपनी माँ के साथ कार में, ठीक है, ये लाइन लिख दी। फिर आपने तो वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बता रही हैं इस कविता में, जिसमें उनको डर है अपनी माँ को खोने का और उसकी माँ का चेहरा है वो बहुत ही कलरलेस और पेल लग रहा है उनकी वृद्धावस्था के कारण। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो कि यदि माय मदर एट 66 से किसी भी स्टेंजा से पूछता है तो सभी में कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन है वो लाइन्स के अनुसार है, तो इसमें आप लिखेंगे इन दिस स्टेंजा द पोएटेस कमला दास सेज दैट हर मदर इज वेरी ओल्ड एंड वीक
When she saw her mother pale face in the car, she was afraid to lose her mother. To remove the sad thoughts, she was looking out of the window towards the young boys and trees. The poetess compares her mother's face with late winter's moon and copse. At last, with the heavy heart and fake smile on the face, she bade her mother with saying, "See you soon, अम्मा." तो ये आपको आई थिंक अच्छे से एक तैयार करके दे दिया गया है, और जो आपको हर प्रकार की जो स्टेंजा है उसमें काम आ जाएगा। यानी सीधी बात में कहूँ तो कमला दास वाली पोइम से कोई भी यदि एक्सप्लेनेशन आती है तो ये लाइंस हैं वो आपका काम कर देंगी, ठीक है। और तरीका ये लगाया गया है कि इसमें वर्ड वही चूज़ किया गया है जो इजी है और जल्दी याद होता है, ठीक है। वो मैंने आपके लिए लैंग्वेज सरल कर दी है, अब याद करने का काम आपका रहा है। तो अब देखिए ये है, इसी तरीके से आगे भी आपको हर पोइम को तैयार करके दिया गया है। जैसे ये आप पोइम देखेंगे तो इस पोइम में आपने देखा कि स्टेंजा आपको आ गया, रेफरेंस आप कर देंगे। अब कॉन्टेक्स्ट में है कि इस कविता में कवि ने डिस्क्राइब किया है एक एलिमेंट्री स्कूल के बारे में जो कि स्लम एरिया में है। वो एक पिक्चर देते हैं क्लासरूम की और स्टूडेंट्स के जीवन की। तो ये लाइन आप यदि इस पोइम से कोई भी पूछी जाती है तो ये कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे, और एक्सप्लेनेशन है वो तैयार की गई है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइन्स में कवि कहता है स्टूडेंट्स के बारे में और उनकी जो खराब स्थिति है उस स्कूल में, और इन्वायरमेंट और जो सिचुएशन है क्लासरूम है वो बहुत ही दयनीय है, जैसे कि बच्चों की स्वास्थ्य है वो भी दयनीय है। द पोइट हैज़ अ डीप सटायर, इस प्रकार से कवि है वो समाज के ऊपर एक गंभीर सटायर करता है इन लाइंस की सहायता से। द चिल्ड्रन शुड गेट एन ओपन इन्वायरमेंट, बच्चों को एक खुला वातावरण मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, विकास मिलना चाहिए उनके जीवन में। इस तरीके से इसको बनाया गया है। इन लाइंस को इस तरीके से सरल भाषा में बनाने का एक और मकसद है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप बने रहिए, चलते रहिए साथ में। इसके बाद देखिए अगला हम देखते हैं, अगली जो पोइम है वो है कीपिंग क्वाइट। तो इसी तरीके से इसको तैयार करके आपको दिया गया है। बहुत ही छोटा सा और सरल सा स्टेंजा इसका बनाया गया है। इन दिस पोइम द पोइट अपील्स टू द वर्ल्ड टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। तो कवि है वो अपील करता है संसार से कि जब तक वो 12 गिने आप शांत रहें, और फिर हमें कवि है वो शांत रहने के बेनिफिट बताता है। तो इसके आगे हम जो पोइट है उसको बता देते हैं कि वो कहता है कि संसार है वो शांत रहे जब तक वो 12 गिने। इसके बाद में वो कहता है कि बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होगा ये पृथ्वी पर जब सभी शांत होंगे, सभी संतुष्ट होंगे, हर कोई के पास टाइम होगा अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी, फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी। तो इसीलिए हमें साइलेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें शांत रहना सीखना चाहिए। तो इस तरीके से इसको आप आराम से कर लेंगे, और इजी सी लैंग्वेज है, आपको आराम से तैयार हो जाएगी। और लैंग्वेज इतनी अच्छे से बनाई गई है, इतनी सरलतम बनाई गई है कि हर कोई इसको आराम से याद कर सकता है। इसके बाद द थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ये, यहाँ से लिया गया है। इसमें कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि भी जो आपका जॉन कीट्स है बहुत ही शानदार कवि है जिसको कि पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ ब्यूटी। तो वो कहता है इन दिस पोएम द पोएट प्रूव्स दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर एवर इन आवर लाइफ। एक ही लाइन में पूरा कॉन्टेक्स्ट तैयार कर दिया आपको। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में भी पूरी पोएम को इन 4 लाइनों में 5 लाइनों में शामिल कर लिया गया है। आप तो केवल एक बार रीड कर लेंगे और थोड़ा सा 2 रिवीजन कर लेंगे तो 100% आपकी एक्सप्लेनेशन है वो सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगली जो पोएम है वो ली गई है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि जो पोएटेस है वो एक पिक्चर प्रेजेंट करती है सोसाइटी की औरतों के लिए, ठीक है, जिसकी एक कहानी है, उस कहानी आंट जेनिफर की कहानी उसके थ्रू एक सोसाइटी की पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। इसके बाद में है कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ये लाइन है वो पोएटेस की जो टाइगर है जो कि उसने पैनल पर बनाए हैं उनके बारे में शो करती है, कि पैनल पर बनाए गए जो टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स बहुत ही गौरवान्वित हैं, एनर्जी वाले हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आंट जेनिफर है वो न तो स्वतंत्र है न ही स्वस्थ हैं।
क्योंकि उनकी मैरिज के कारण। शी हैज़ मिजरेबल वेडिंग लाइफ, उनकी दयनीय वैवाहिक जीवन है, लेकिन वो चाहती है टाइगर्स की तरह रहना, लेकिन वो रह नहीं पाती और अंत में वो होपलेस हो जाती है अपनी लाइफ से। तो इस तरीके से आप इसमें लगभग पूरी पोइम कवर हो जाती है और आपका काम फिट हो जाता है। तो ये आप ये तैयार कर लें। एक पोइम को मैंने शामिल नहीं किया गया है क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें से एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये आपका 6 नंबर का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो 13 का जो क्वेश्चन आएगा, और या मैं कहूँ 13 और 14 का जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पोइम से क्वेश्चन करेगा। पोइम से जब क्वेश्चन करता है तो आपको 13 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 दिए जाएंगे, लेकिन करना एक ही है क्योंकि वो अथवा वाला मिलेगा। और 14 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 ही दिए जाएंगे, वो छोटे मिलेंगे। तो यहाँ जो मैं बात बताने वाला था वो ये थी कि आपने सभी पोइम्स के कॉन्टेक्स्ट याद किए हैं, सभी के एक्सप्लेनेशन याद किए हैं। तो वो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके के उपलब्ध करवाए गए थे कि आप उनका प्रयोग है वो अपने प्रश्न उत्तर में आराम से कर सकते हैं। आपको उनके प्रश्नों के उत्तर आराम से कॉन्टेक्स्ट में या एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। करना कैसे है कि मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेगा, ये कन्फर्म है कि वो क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके ब्रैकेट में आपको पोइम का नाम भी दिया जाएगा। पोइम का नाम दिया गया तो आप उस पोइम का नाम देखने पर ये तो पता लगा ही सकते हो कि भी इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन क्या है। तो वहाँ से आप अपना आंसर है वो पूरा फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ऐसी ही बनाई गई हैं जहाँ आपको अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप हेल्प लें। ठीक है, 13 और 14 दोनों में इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। अब इसके बाद में भी आप कहीं मिस करते हो तो फिर इसका मतलब आप खुद की कमी रहेगी, हर चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अगला देखिए, नेक्स्ट जो 14 के बारे में बात हो चुकी है, इसमें ये आप उसी तरीके से कर लेंगे जैसा मैंने अभी बताया है। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अगला देखिए 15 का जो है, 15 का आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है वहाँ से लिया गया है, और सप्लीमेंट्री वाली बुक में आपको अथवा में 2 प्रश्न मिलेंगे और आपको एक करना होगा। तो उसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ आपको डाल दिए हैं और आपको उनको रिवाइज करना है और उनको करना है। अब यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो है, पोइम के आंसर तो आपको सभी मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट में। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इन सभी के लिए मैं आपको एक बार आपको सलाह दूंगा कि आप जो जितने भी लेसन्स हैं उन सभी की अच्छे से हिंदी अनुवाद याद कर लें। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 100% फ़ायदा मिलेगा। अच्छे से सारी जो है वो हिंदी अनुवाद आपको याद होनी चाहिए। फिर आप चैनल पे देखेंगे कि आपको प्रश्न की हिंदी करनी बताई हुई है, आपको आंसर करना बताया हुआ है। तो वो दोनों चीज़ें मिलकर आपके सारे उत्तर सही करवा देंगी यदि आपको हिंदी याद है तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें जैसे ये लाइन कही गई, द मॉडल वर्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी एंड स्ट्रेस, तो इसको समझाना है। तो ये स्टार्ट में दिया गया था इसी पार्ट में। तो यहाँ से आपको यदि हिंदी है तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको इन सभी को करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है, इन सभी को आपको आराम से एक बार अच्छे से देख लें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% इनमें से वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिससे ये 4 नंबर है। इसके बाद अगली जो स्लाइड लेते हैं वो 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें वही बात है कि विस्तार से ही दिया गया है और 2 छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने डाल दिए हैं। या तो इन्हीं में से दोनों प्रश्न आ जाएंगे या फिर इनके आसपास से आ जाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप तो थोड़ा सा पेत रखिए और थोड़ा सा इनको बस तैयार करते रहिए। नेक्स्ट है, अगली जो स्लाइड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको उसका एक तरीका तो बता दिया है, दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप उसमें जैसे इसमें है, तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 6 प्रश्न पूछेगा, 6 नंबर के हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। इसमें
मल्टीपल चॉइस मिलेगी ABCD वाला जो आपको चूज़ करना है। तो उसमें क्या करना है आपको, यदि सारे प्रश्नों की हिंदी याद है तो जो छोटे वाले प्रश्न हो सारे सही हो जाएंगे आपको। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सारे प्रश्न हल नहीं कर सकता। सिंपल सी लैंग्वेज आएगी, उसको ट्रांसलेट किया, क्या पूछ रहा है ये पता किया और उसके हो जाएगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी जो टीम है उसकी सहायता से ऐसे प्रश्न इसमें आपको सॉर्ट आउट करके दिए हैं, छांट के दिए हैं, जो कि आपको लगभग आपके 6% है वो इसमें से मिल जाएंगे और आपको सही भी हो जाएगा। इसके प्रश्नों के उत्तर जानबूझ के यहाँ नहीं डाले गए हैं, थोड़ी मेहनत आप पर छोड़ी गई है, क्योंकि अंततः मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर उत्तर इसमें नहीं डाले हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सीधा प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बामा एल्डर ब्रदर, बामा के बड़े भाई का नाम क्या था। ठीक है, तो इसमें ABCD में मिलेगा अन्ना, चन्ना, पन्ना, कन्ना, तो उसमें से आप चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा लगता है। दूसरा है इवांस वांट्स टू गेट द डिग्री ऑफ, तो इवांस जो आपका कैरेक्टर है वो कौन सी डिग्री लेना चाहता था। ठीक है, PGDCA करना चाहता था कि RKCL करना चाहता था कि O लेवल कि B लेवल क्या करना चाहता था। ठीक है, किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, किड्स हैं वो मिस्टर लैम्ब को पुकारते थे, तो क्या कहकर पुकारते थे, वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको हल करना है। इसमें ऑप्शन में 4 आंसर मिलेंगे, उनको आपको उसमें से आपको चूज करना है आंसर। अगला है 18, अगली जो पार्ट है वो इसी क्वेश्चन है, इसी में से ऑप्शंस में से कुछ क्वेश्चन चूज किए गए हैं। ये इसकी सेकंड स्लाइड है उसी की 17 की। ये आपका पेपर है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है और आप बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। सफलता में कोई शक नहीं है, आपकी सफलता, आप निश्चित सफल होंगे। बस बात यह है कि अच्छे नंबरों से आप सफल हों। और इसी के साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न है वो आप खाली नहीं छोड़ेंगे। न किए हुए ऐसा कोई प्रश्न न हो जिसको आप न करें, सभी प्रश्न आपको करने हैं। और चैनल के साथ जो स्टूडेंट्स बने हुए हैं उनको पर मेरे को पूरा विश्वास है कि वो क्लियर करेंगे। और सभी को मैं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सफल हों, अच्छे नंबरों से सफल हों। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत। 2 दिन पहले आपको, पेपर से 2 दिन पहले आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। 2 पार्ट में पेपर है, दोनों का अच्छे से अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कभी भी 24 आवर्स आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको जितना जल्दी हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिन भी बच्चों ने मेरे से जो भी रिक्वेस्ट की थी लगभग मैंने सभी की पूरी करने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत।